चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बिजनौर जिले में एक दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिला पंचायत कार्यालय भवन का शुभारंभ करते हुए फीता भी काटा। साथ ही पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष ने 2024 के चुनाव समेत नगर निकाय और एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि एमएलसी नगर पालिका के चुनाव को लेकर बीजेपी अब की बार अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। साथ ही साथ अब की बार नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज भी करेगी। वहीं सरकार द्वारा चल रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता के बीच जाकर योजनाओं की जानकारी देने का भी काम करेगी। बीजेपी के सभी कद्दावर नेता जनता के बीच जाकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता से वोट मांगने की अपील करेंगे। मेरी पार्टी ने मुझे कार्यकर्ता के नाते अध्यक्ष बनाया, मुझे काम दिया और मेरे लिए गर्व की बात है, मैं क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है। और भाजपा हम किसी जाति विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के फार्मूले पर आगे बढ़ रही है। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में लोकसभा 2019 में 64 सीटें भाजपा जीती थी, 16 हार गई थी। इसमें से 2 सीटें रामपुर और आजमगढ़ हम बाई इलेक्शन में जीते हैं। 14 सीटें अब ऐसी है जो पिछली बार हम नहीं जीते थे। केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी भी विशेष योजना बनाकर भारत सरकार के मंत्रियों को प्रवास को भेज रही है। तो मंत्री परिषद की बैठक के बाद योगी सरकार के जो मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। नमस्कार। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई माननीय मंत्रिपरिषद की बैठक में हमारे विभागों से संबंधित पहले ऊर्जा विभाग की मैं बात करूंगा। तो ऊर्जा विभाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। कुल 20 प्रस्ताव, कुल 20 प्रस्ताव कहे जाएंगे। उसमें से ऊर्जा विभाग से संबंधित एक जैव ऊर्जा नीति जो 2022 की नीति हम लेकर के आए हैं, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। इस नीति की विशेषताएं मैं थोड़ी बताऊंगा। पहले तो ये बता दूं उसका पूर्व भूमिका कि अपने राज्य में 2018 में एक जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू किया गया था। उसके बहुत अच्छे परिणाम भी रहे। 3 यूनिटें उसमें से चालू होने की स्थिति में हैं। उसमें से एक को हमने अभी हाल ही में 42-43 लाख रुपए का हमने सब्सिडी भी दिया है। उसे और गति देने के लिए, और जैसा कि आप जानते हैं जैव बायोफ्यूल या जैव ऊर्जा का उत्पादन पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आपने सुना होगा किसान जो पराली जलाते हैं या पराली जलाने के लिए जो मजबूर हो जाते हैं किसान, उससे मुक्ति दिलाने का, उसी तरह से जो कृषि में जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसका सदुपयोग हो सके, मंडी से निकलने वाले वेस्ट का सदुपयोग हो सके, नगरीय अर्बन वेस्ट का सदुपयोग हो सके, शुगर मिलों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल या बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनका उपयोग हो सके। और ये सब करते हुए हम किस प्रकार से किसानों की आय को बढ़ावें, किसानों की आय जो दूनी करने का जो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पे जो लक्ष्य है उसको हम कैसे पूरा करें, उस दिशा में एक कदम है। ग्रामीण रोजगारी पैदा करने के दिशा में भी यह एक कदम है। उसी तरह से जो हम ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, उसमें भी कमी लाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इन सभी पासाओं को देखते हुए ये निर्णय हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को प्रेरणा दी
कि एक नई जैव ऊर्जा नीति बनानी चाहिए। उस पर हम लोग 2-3 महीने से काम कर रहे थे। आपको याद होगा कि अगस्त महीने की 11 तारीख को हमने इस अपनी ड्राफ्ट जो पॉलिसी थी उसे हमने वेबसाइट पे भी डाला था, और उसी के एक दिन पहले ऊर्जा विभाग का एक बड़ा वर्कशॉप हुआ था, उसमें भी इसको विस्तृत चर्चा में हम ले गए थे और पूरे देश के जो एक्सपर्ट थे उन सबका सुझाव लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के को भी प्रेजेंटेशन किया गया, उनका भी अलग से मार्गदर्शन लेते हुए इस नीति को हमने आखिरी किया है, जिसमें 3 भागों में एक तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरा बायोडीजल की व्यवस्था के उत्पादन की व्यवस्था कर रहे हैं, और उसी तरह से बायो ब्रिकेट जिसको कहते हैं, बायो कोल भी जिसको कहते हैं, पैलेट बनाने की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। ये पॉलिसी 5 साल के लिए अमली होगी और उसमें मुख्य रूप से हम प्रोडक्शन पे इंसेंटिव देने का हमने प्रावधान रखा है। जैसे उदाहरण के रूप में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन पर 75 लाख प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक हम सब्सिडी देंगे। उसी प्रकार बायोकोल के उत्पादन पर 75,000 प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की, और बायोडीजल के उत्पादन पर रुपया 3 लाख प्रति किलोलीटर की दर से 20 करोड़ की सब्सिडी देने का प्रावधान है। ये जो सारा का सारा जो ये सब्सिडी का जो प्रावधान है वो लगभग 15% उनकी लागत का बनता है। उसके उपरांत जहां ये व्यवस्था इस प्रकार से होगी कि सरकार सभी जिलों में और विशेष करके जहां इसका पोटेंशियल ज्यादा है उन जिलों में एडवर्टीजमेंट निकालेगी कि जो लोग इच्छुक हों वो अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अप्लाई करेंगे उनको एक तरफ उनके प्लांट लगाने की व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसमें जमीन 30 साल के लिए 1 रुपए के टोकन पे देने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही जो तहसील स्तर पे इसका एक कैचमेंट एरिया बनाया जाएगा, क्योंकि उनको वेस्ट मटेरियल मिलना भी चाहिए, पर्याप्त वेस्ट मटेरियल, पराली है या शुगर मिल का जो बायो प्रोडक्ट है वो सब कुछ उनको मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि एक ही तहसील में बहुत ज्यादा न लग जाए कि उनको वायबिलिटी का प्रश्न आवे। तो उसके लिए डीएम की अध्यक्षता में एक समिति इसकी निगरानी भी करेगी, और साथ में ये जो विभिन्न प्रकार के जो बायो मटेरियल हैं, जो रॉ मटेरियल जिसको कह सकते हैं या वेस्ट मटेरियल हैं, उस सब का एग्रीगेशन करने के लिए, सबको इकट्ठा करने के लिए ये भी व्यवस्था की गई है कि तहसीलों में इस तरह के हमारे जो फार्मर्स के प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी मंडी समितियां हैं या अन्य ऐसे जो सहकारी या पंचायत राज से जुड़े हुई संस्थाएं हैं, वो लोग अगर आगे आते हैं तो उन्हें भी हम प्रोत्साहित करेंगे इस नीति के तहत। तो ए.के. शर्मा को आप सुन रहे थे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या कुछ निर्णय इस बैठक में लिए गए हैं उसका बखान करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर चलेंगे। मैनपुरी के इलाऊ थाना पुलिस ने गैंगस्टर की 1,40,50,000 की संपत्ति को कुर्क किया है। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने आपराधिक घटनाओं के लिप्त रहते ये संपत्ति अर्जित की थी। प्रशासन के लोगों ने भारी पुलिस बल के साथ थाना इलाऊ क्षेत्र के ग्राम मेदेपुर पहुंचकर छापेमारी की, जिसमें हिस्ट्री शीटर राजेश यादव और सत्यवीर के मकान और खेत के अलावा 2 4 पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में लेकर कुर्क किया है। संपत्तियों के बारे में जानकारी की जा रही है और अपराध से अर्जित जो भी संपत्ति होगी उसके जब्तीकरण की कार्रवाई गैंगस्टर के तहत 14/1 की कार्रवाई करके राजेश और सत्यवीर 2 अपराधियों से 1,40,50,000 रुपए उच्च न्यायालय में लंबित थे, वहीं से संज्ञान में आया। वेतन दिया नहीं गया है, इसलिए का रोजगारी का वेतन नहीं उठता और 5 मार्च 2021 को शासनादेश के
है इनको सेवा कराते हैं। वो मैंने ही बताया, ये इनकी जो नंबर्स हैं मिसमैचिंग है, नंबर मार्कशीट में कुछ है, ऑनलाइन कुछ अलग दर्शाए गए थे। उसके संदर्भ में 5 मार्च 2021 का एक आदेश है जो जिसके तहत उनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं। तो वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भर्ती घोटाले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को नौकरियां बांट दी हैं। वहीं शिकायत के बाद मामला खुलकर सामने आया है, जिसके बाद प्राधिकरण के अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है। इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही ये कहा है कि जल्द जांच का दोषी जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। एसेंशियली अथॉरिटी में 2 मैकेनिज्म चलते आ रहे हैं। हम लोगों ने थ्रू ई सेवा नियोजन सारी भर्तियां करने का प्रयास करा था लास्ट ईयर से। अब उसके ऊपर कंप्लेंट्स आई हैं कि काफ़ी लोगों की भर्ती हुई है, उनके एग्जिस्टिंग कनेक्शंस अथॉरिटीज से थे। भर्ती के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोसेस में सारी की सारी जो प्रोसीजर्स होती है सेवा नियोजन की वो टू द लेटर फॉलो करी गई है। बट अगर ये वाला निकल कर आता है तो वी विल एग्जामिन इट, और अगर इसमें पहले के क्लोज कनेक्शंस जो है अप्रूव होते हैं तो वी विल रीटेंडर द एंटायर एचआर रिक्वायरमेंट। तो खबर सहारनपुर के कस्बा नकुड़ से है, जहां एसडीएम ने यमुना नदी के किनारे बसे गांव का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण यमुना नदी में पानी छोड़े जाने से यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते यमुना के किनारे जंगल में पानी आने की सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि यमुना नदी के किनारे बसे गांव का निरीक्षण किया गया है। साथ ही कहा कि प्रशासन हर स्तर पर सतर्क है। बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। पशुओं को भी ऊपरी स्थान पर रखने के लिए कहा गया है। साथ ही यमुना किनारे बसे गांव के लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जा रही है। देखिए, विगत दिनों में तेज मूसलाधार बारिश होने के कारण जगह जगह पानी भर गए थे। साथ ही साथ बैराज से भी कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इस कारण यमुना का वाटर लेवल बढ़ गया था। इससे लोगों में आशंकाएं भी जन्म हुई थी। आज इसी कारण हमने यमुना के किनारे किनारे ग्रामों का निरीक्षण किया। यह पाया गया कि यमुना का जल स्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। हमारे किसी भी यमुना के किनारे वाले ग्रामों में आबादी पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। फसलों तक भी पानी तो पहुंचा है कुछ, परंतु फसलों को नुकसान जैसी कोई स्थिति नहीं है। लोगों को भी यह हिदायत दी गई है कि ऊंचे स्थान पर रखें, जानवरों को भी ऊपर बांधें और जानबूझकर यमुना या पानी में जाने का प्रयास ना करें। तो वहीं मैनपुरी में खुलेआम अवैध सट्टे का कारोबार चल रहा है। अवैध सट्टा लगाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है। मामले में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ये भी है कि पुलिस महीना बंदी बांधकर शहर में अवैध सट्टा का कारोबार करा रही है। शहर में 1 दर्जन स्थानों पर सट्टे का मंडियां सजी नजर आती हैं। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित का मामला जो है वो संज्ञान में आ गया है। जल्द सट्टा कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने की भी उन्होंने बात कही है। ये बताओ पहले सारी जगह हो रहा, कोई हम तो नहीं करना रहे हैं। अच्छा, मैनपुरी में ऐसे कितनी जगह पे हो रहा है? मैनपुरी बहुत जगह हो रहा है। यहाँ पे जो पिस्सुलाला है, पिस्सुलाला ये घंटाघर पे, यहाँ घंटाघर पे भी होता, देवी रोड पे भी होता है, और जो बैंक है बैंक के सामने भी 3 लोग करते हैं। और पिस्सुलाला भी करते हैं? हाँ, पिस्सुलाला भी करते हैं। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां एक अनोखा तालाब देखने को मिला है, जिसमें गांव के 1000 घरों के गंदे पानी को प्योरीफाई करने के लिए तालाब में भेजा जा रहा है। अमेरिका और डेनमार्क के प्योरीफाई सिस्टम से गांव के गंदे पानी को प्योर करने के साथ जैविक खाद पर पैदा किया जा रहा है। स्वच्छ पानी के लिए जिला पंचायत ने बुलंदशहर के गांव खंगावली में तालाब पर 2.40 किलोलीटर क्षमता का प्योरीफाई सिस्टम लगाया है।
सीट भी आ गई ना कांग्रेस की। देखिए, हमारी सरकार के माध्यम से जो सरोवर है उनको पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। उसी कड़ी में हमने आज खंगावली गांव में एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाया है, जिसकी पॉन्ड की जो कैपेसिटी है वो 240 लीटर्स की कैपेसिटी है, और जो ग्राउंड वाटर का जो टेबल है वो उससे ऊपर आएगा, और आई थिंक 2 लाख लीटर के अराउंड पर डे जो पानी है वो पर्कुलेट होकर नीचे जाएगा, जिससे इरिगेशन में और जो आसपास के जो घर हैं उन तक स्वच्छ पानी और अच्छा पानी पहुंचेगा। तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं LSR एनवायरोटेक चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है, और हमारा एजेंडा है कि एवरी विलेज शुड हैव देयर ओन STP, और जितने भी गंदे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ड्रेन्स हैं, वी हैव द टेक्नोलॉजी जो उसी टाइम उसको साफ़ करके रिजल्ट दे सकती है विदाउट वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, एवरीथिंग विल बी ऑन आवर स्कोप, और हम पानी आपको साफ़ करके इमीडिएटली दे देंगे। सो ऑल द पॉन्ड्स, ड्रेन्स जो मेन रिवर्स में जा रही हैं, यमुना में जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, दैट विल नॉट गो, और पानी पहले ही साफ़ हो जाएगा एंड हमारी रिवर्स विल बी क्लीन। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर के कस्बा सियाना में अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी की गई। सियाना SDM मधुमिता और CHC प्रभारी सुनील कुमार ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापे मारे हैं, जिसके बाद अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों में छापेमारी होने से हड़कंप मच गया। बता दें कि SDM ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पहुंचकर अहम दस्तावेज की जानकारी भी ली है। आज SDM मैडम के सहयोग से मैं और SDM मैडम 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर पर हम लोगों ने छापा डाला है, जिसमें से दोनों पे ही कोई भी डॉक्टर बरामद नहीं मिले। एट द टाइम ऑफ अल्ट्रासाउंड वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं थे, बाकी स्टाफ वहाँ पे प्रेजेंट था, कोई डॉक्टर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं चल रहा था। तो दोनों पे जांच पड़ताल करने के बाद SDM मैडम ने जितने भी वहाँ पे मरीज बैठे हुए थे सबका पैसा वापस और रजिस्ट्रेशन रुकवा के डॉक्टर को कॉल किया गया, लेकिन वो नहीं थे वहाँ पे। अब यही देखते हुए वो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को भी फिलहाल के लिए बंद किया गया है, देव अल्ट्रासाउंड और सारा अल्ट्रासाउंड को, और इसी बारे में हमने CMO साहब को एक वो लिख के दी है। तो वही मुजफ्फरनगर के ग्रामीण इलाकों में मदरसों का सर्वे हो रहा है। इसी के चलते दारुल उलूम शहर वली उल्लाह बुराना एक टीम पहुंची, जहां SDM अरुण टीम के साथ मदरसों के सर्वे में लगे हैं। इस दौरान जांच टीम मदरसों के स्टाफ से बातचीत भी कर रही है। तो सहारनपुर के देवबंद में मेडिकल स्टोर स्वामी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि गोली लगने के बाद स्टोर मालिक को सहारनपुर से चंडीगढ़ ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे और जांच के आदेश का असर अमरोहा में भी देखने को मिला है। अमरोहा में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों के सैकड़ों लोग अपनी शिकायत लेकर SDM कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि वक्फ की जमीन बेच सैकड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। वहीं SDM ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। हमारी ज़मीन वक्त की निकल गई है, हमें तो पता नहीं था। ज़मीन कहीं और की दिखाए हैं, प्लॉटिंग कहीं और करे हैं, और अब हमें पता चला कि वक्त की ज़मीन। क्या चाहती हैं आप? हम तो ये चाहते हैं जहाँ हमारा मकान है वहीं रहना चाहिए। उन्होंने डीलर को बुलाया, मालिक को भी बुलाया, और आपस में बात करें, कहे हैं कि तुम्हारा समाधान करवाएं। ज़मीन का यही मामला है कि गरीब आदमी है, अपनी जितनी हमारी हैसियत थी उस हिसाब से हमने ये ली थी, और हमें ये पता नहीं था कि हमारे साथ ये बक्की ज़मीन है या हमारे साथ ही ऐसा होगा। ये सुबोध कॉलोनी या पुष्कर नगर कॉलोनी में था। अमरोहा खास बाहर चुंगी का गाटा नंबर 4005 है। इसमें 6.25 बीघा तो वक्फ की ज़मीन है, लगभग 17 बीघा और ज़मीन है जो पहले भी वक्फ के नाम ही दर्ज थी। विभिन्न आदेश से कुछ लोगों के नाम गई है। इन लोगों ने सभी
वक्फ ज़मीन और अपनी ज़मीन सभी को मिला करके प्लॉटिंग करके भेज दिया। उस प्लॉटिंग का कोई लेआउट पास नहीं है। अभी जब हमने वक्फ की ज़मीन की सर्वे कराया तो इस ज़मीन के बारे में जानकारी हुई, तो लोगों के द्वारा बताएगा कि हमें ज़मीन फलाने बेचा, ज़मीन मौके पे भले ही खाली लेकिन पूरी ज़मीन बिक चुकी है। अभी दोनों को उसको बुलाया गया था तो ना ही कोई लेआउट इनके पास है, ना लेआउट सेंक्शन है, ना ही इनके द्वारा कोई लेआउट दिया। इससे ये लग रहा है कि इनके द्वारा जो रास्ता पार्क जो दिखाए गए ये सब भी वहाँ के क्रेताओं के साथ धोखाधड़ी ही है। तो इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।